हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहां आपके लिए हो रही है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जोरदार तैयारी। आज का दिन है यूनिट डायमेंशन और एरर्स के सवालों को देखने का। बच्चों, इस टॉपिक से 16 प्रॉब्लम 16 सवाल जनवरी शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। कंप्लीट कवरेज था। एरर्स पे सवाल था, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, यूनिट डायमेंशन, सबसे सवाल आए थे। अच्छा, एक जनरली मैंने टेंडेंसी देखी है बच्चों में, एरर्स के सवाल बच्चे ने छोड़ के चले जाते हैं। काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है बच्चों को, काफ़ी कोचिंग्स में काफ़ी जगह आखिरी में पढ़ाया जाता है तो बच्चे इस पे इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। लेकिन आप देखोगे आज कितने इजी सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, इसको छोड़ के जाना बिल्कुल नहीं बनता है। आइए लेट्स बिगिन द जर्नी। सबसे पहले अगर हम इसका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करें तो ये हमें इसका ब्रेकअप मिलता है। देखिए, यूनिट डायमेंशन से आपको 6 सवाल देखने को मिले थे। 6 प्रॉब्लम्स फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन। ऐसा लगता है ना, यूनिट डायमेंशन से हर शिफ्ट में सवाल होना चाहिए। इसका यूनिट निकालो, इसका डायमेंशन निकालो, इसका यूनिट निकालो, इसका डायमेंशन निकालो। वेरी स्कोरिंग प्रॉब्लम। बट अफसोस हर शिफ्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इनके कैलकुलेशन पे बेटा 5 सवाल देखने को मिले थे। वर्नियर कैलिपर पे आपको 2 सवाल देखने को मिले थे। स्क्रू गेज पे आपको 1 सवाल देखने को मिला था। और ये जो दोनों सवाल थे, ये दोनों में एक एक ज़ीरो एरर का सवाल था। स्क्रू गेज प्लस ज़ीरो एरर पे एक सवाल था, वर्नियर कैलिपर प्लस ज़ीरो एरर पे एक सवाल था। तो ज़ीरो एरर का भी कंसेप्ट हमें यहाँ पे आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स पे उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उसके रूल्स पे और रीडिंग्स देख के लीस्ट काउंट निकालने पे आपको सवाल देखने को मिले। तो 2 सवाल इस कैटेगरी के थे। तो इन टोटल आपको यहाँ पे 16 सवाल देखने को मिले। आइए एक एक सवाल आपको कराते हैं और आपको इस टॉपिक में मजबूत बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली दिन पहले शिफ्ट में आपको ये एरर का सवाल देखने को मिला है। देखो, घबराओ बिल्कुल मत बच्चों। ये देख के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे एरर का सवाल आ गया, एरर तो हमने पढ़ा नहीं। इनफैक्ट आप अभी मेरा लेक्चर अच्छे से देखोगे, आपको हिम्मत आ जाएगी और आप एरर 100% पढ़ के जाओगे, ये वादा है हमारा। आइए, तो आपकी देखिए 2 स्प्रिंग के बारे में यहाँ पे जानकारी दी। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स ऑफ 2 स्प्रिंग्स K1 एंड K2 आर मेजर्ड। उनके मेजरमेंट कर लिया। इफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में बेटा K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2, है ना। पैरेलल में आपको याद होना चाहिए कि स्प्रिंग का इक्विवेलेंट कांस्टेंट ये होता है। अब दोनों स्प्रिंग को एरर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया गया। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे। आ जाओ, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी 10, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी 20, तो ये 10 प्लस 20 30 आ जाएगी। एरर कैसे निकालें? एरर बेटा सिंपली ऐड कर दोगे आप, सिंपल ऐड होगा। देखो, जब भी 2 लोगों का एडिशन होता है या फिर 2 लोगों का सब्ट्रैक्शन होता है, तो आपको ये वाली जो टर्म होती है ना, प्लस माइनस के बाद जो लिखी हुई टर्म है, एरर इसे कहते हो आप, एब्सोल्यूट एरर, ये सिंपली ऐड हो जाता है। तो 0.2 प्लस 0.3 ये हो गया 0.5। यस, और आप फिर रिप्रेजेंट कैसे करोगे इसको? आप के इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 30 प्लस माइनस 0.5 से, बस। अच्छा, अगर ये बेसिक आपको नहीं भी आता हो तो भी आपको 2 चीज़ें ऐड तो करनी थी, है ना। अगर आपको ये नहीं भी आता हो बेटा तो भी आप ये कर लेते। देखो, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो। आप ही बताओ आप क्या करते? आपको 10 और 20 ऐड होते हुए दिख रहा है और एरर्स साइड में ऐड होते हुए दिख रहे हैं। बस इतना सिंपल सा ये कंसेप्ट था। आइए, अब यहाँ पे आपसे पूछा है परसेंटेज एरर बताइए। परसेंटेज एरर का बेटा यहाँ पे फॉर्मूला होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। अगर आपकी रीडिंग को मैं ए नाम दे दूँ तो डेल्टा ए इज़ एरर। यस, यहाँ पे 0.5। ए आपकी ट्रू वैल्यू, उस एक्सपेरिमेंट की आपकी मेजर्ड
जो आपने एक्चुअल वैल्यू मेजर करके निकाली वो वाली, इंटू 100। आइए इसको करते हैं। तो ये क्या रिपोर्ट किया आपने, 0.5 अपॉन 30 इंटू 100। देखिए क्या हो गया, 50/30, 0 0 कट गए, 5/3, 1.666% या फिर 1.67%। ये आपका एरर आ गया है क्या ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आपका इजी सा सवाल, स्कोरिंग सा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी है, रेडियस आर है, डेंसिटी सिग्मा की है, फ्रीली फॉलिंग है विस्कस लिक्विड में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट। और फिर देखिए एरर का एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी का बेटा आपका फॉर्मूला है 2/9 r² अपॉन ईटा जी रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, याद होना चाहिए सारे बच्चों को। देखो फॉर्मूले याद नहीं रहे ना आपको, तो यूनिट डायमेंशन चैप्टर में कैसे करोगे आप, फॉर्मूले याद रहनी चाहिए बिल्कुल एकदम, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। आई फिर इसके बाद आपसे क्या बोला है, एस्टिमेट द मैक्सिमम एरर इन ईटा। ईटा में आपको मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना है। सिग्मा रो यानी इन दोनों की डेंसिटी को कांस्टेंट मानना है, उसमें कोई एरर नहीं है। जी को आपको कांस्टेंट मानना है, उसमें कोई एरर नहीं है। 2 और 9 तो है ही कांस्टेंट, यानी जो आपके पास एरर वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट, r² ईटा, ये एरर वाली चीज़ें हैं। आपको बस इसी पे फोकस करना था, ठीक है। बाकी सब कांस्टेंट एरर में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको ये ऐसे मिलेगा, है ना, कैसे, ईटा प्रोपोर्शनल टू r²/v0। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये पावर v0 की पावर -1 आ जाता है। अब परसेंटेज एरर का बेसिक कैलकुलेशन जो हमें पता होता है बेटा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x की पावर अल्फ़ा, z की पावर बीटा। यस एक थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसको कैसे करते बता देते। एरर जब आप लिखते हो तो परसेंटेज एरर पावर आगे आ जाता है, अल्फ़ा टाइम्स परसेंटेज x पावर आगे आ जाता है, प्लस बीटा टाइम्स परसेंटेज z, ठीक है। और डेल्टा y/y के टर्म्स में लिखना हो तो परसेंटेज एरर होता है डेल्टा y/y इंटू 100। तो डेल्टा y/y के टर्म्स में भी अगर आपको लिखना हो तो भी सेम पावर आगे आ जाएगा। तो परसेंटेज और एब्सोल्यूट टर्म्स में आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, ये डेल्टा z/z इंटू बीटा। यस समझ गए, ऐसे आप रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सेम वर्किंग फिर से होगी। तो अब देखो डेल्टा बाय डेल्टा के रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा एरर बाय एरर, पावर आगे आ जाएगी 2 डेल्टा r/r, पावर आगे आ जाएगी तो पावर है -1 माइनस डेल्टा v0 अपॉन v0। अब एक चीज़ जो हम हमेशा यहाँ पे ध्यान रखते हैं, अगर एरर वर्ड बोल दिया जाए तो एरर हम हमेशा ऐड करते हैं, कभी भी एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते। देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आप रिपोर्ट करते हो, गलती होने की सबसे ज़्यादा संभावना कितनी है वो आप रिपोर्ट करते हो। तो इसमें भी गलती हो जाए, इसमें भी गलती हो जाए, और दोनों गलतियाँ ऐड करके मैक्सिमम गलती आप बताते हो। तो इसलिए हमेशा प्लस करते हो, एरर बोला है तो हमेशा प्लस करेंगे। अगर कहीं इंक्रीज बोले कहीं डिक्रीज बोले तो प्लस माइनस का महत्व आ जाता है, लेकिन अगर एरर बोल दिया जाए तो एरर में प्लस माइनस का कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पूरा आप प्लस ही करोगे, ठीक है। तो अब देखिए किस में मैच कर रहा है ये, ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगले सवाल पे चलते बच्चों, आई कम ऑन। कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स याद रखते हुए इन तीनों क्वांटिटीज़ का सम बताइए, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिपोर्ट क्या करेंगे। आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको जोड़ेंगे, 52.01, 153.2, 0.1,
2 3, आ जाओ इसको जल्दी से जोड़ो। 3 3 3.5, 5 और 5 0, 10, 1 इधर, ये आपका आ गया। अब आप देखिए आपके डेसिमल के बाद 3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल क्या कहता है यहाँ पे, जब आप ऐड करते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद डिजिट कितनी, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। डेसिमल के बाद डिजिट्स देखिए, इनमें से जो लीस्ट डेसिमल डिजिट्स हैं, जैसे ये, इसमें एक ही डेसिमल की डिजिट है। जो जोड़ने या घटाने वाली टर्म्स में से लीस्ट डेसिमल डिजिट है वो ही हम आंसर में रखेंगे। तो आंसर में भी 1 डेसिमल डिजिट ही होनी चाहिए, यानी यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना था और आपका फाइनल आंसर बन जाएगा पॉइंट। देखो इसके बाद वाली टर्म 5 से छोटी तो उसको हटा देंगे, ये आंसर आप रिपोर्ट करोगे, दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट बच्चों? सॉरी। आइए बच्चों अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, व्हेन अ पार्ट ऑफ स्ट्रेट कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज किया गया है, इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड, द लिक्विड राइजेस अप टू अ सर्टन हाइट h, लिक्विड h हाइट तक राइज करता है। कैपिलरी राइज का फॉर्मूला बेटा हम सबको याद होना चाहिए, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। टी आपका सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है, आर आपका रेडियस है और जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आइए तो एच हाइट दिए, इनर रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सरफेस टेंशन डिक्रीज बाय 1%। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है डिक्रीज, यहाँ पे एरर वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे वर्ड लिखा है डिक्रीज। तो उस वर्ड का इंपॉर्टेंस है, किस किस में दिया है, रेडियस, डेंसिटी और सरफेस टेंशन, ये तीनों डिक्रीज हो गए 1% से, डिक्रीज बाय 1%। तो हाइट में परसेंटेज चेंज क्या है, हाइट में परसेंटेज चेंज क्या है ये आपसे पूछा है। तो कैसे करेंगे, हाइट में परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, आ जाओ निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एच, टी, रो और आर, ये तीनों में आपका चेंज आ रहा है, बाकी चीज़ों को आप कांस्टेंट मान लीजिए। तो h किसके प्रोपोर्शनल हो गया, t रो -1 r -1, ठीक है। तो जैसे हम परसेंटेज एरर लिखते थे, तो परसेंटेज h इक्वल टू पावर इसकी 1 है, 1 इंटू परसेंटेज सरफेस टेंशन माइनस परसेंटेज रो माइनस परसेंटेज आर। अब यहाँ पे वो डिफरेंस आपको समझना जरूरी है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर एरर की बात कहता, बोल देता एरर, तो एरर में आप क्या करते, इसको एरर में हमेशा जोड़ते, घटाते नहीं, एरर्स हमेशा ऐड होते। लेकिन इंक्रीज डिक्रीज अगर बोल दिया जाए तो आपको परसेंटेज भी साइन के साथ रखना होगा और पावर भी साइन के साथ रखनी होगी। क्योंकि डिक्रीज किया है तो आप बोलोगे यहाँ पे -1%, -1%, -1%, परसेंट भी साइन के साथ और पावर्स भी साइन के साथ, यानी प्लस माइनस इंपॉर्टेंस हो जाता है। एरर में सिर्फ प्लस, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज में ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे क्या बना, -1 +1 +1, सॉल्व करके आ गया +1, पॉजिटिव आया यानी आपका इंक्रीमेंट आप कहोगे कितने से, 1% से। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका +1। गॉट इट बच्चों, शाबाश। अगले सवाल पे चलने, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्क्रू गेज पे देखिए सवाल आया है, जल्दी से इस सवाल को पढ़ लीजिए। ये सवाल कह रहा है स्क्रू गेज में 0 एरर भी है। देखिए क्या है 0 एरर, इन अ स्क्रू गेज 0 of circular scale lies 3 division above the horizontal pitch line when the metallic stud are in contact.
जब स्टड्स कांटेक्ट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आपका ज़ीरो अलाइनमेंट में नहीं है। आपका सर्कुलर स्केल का ज़ीरो 3 डिवीज़न हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ है। यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, थिकनेस ऑफ शीट इज मेजर्ड if the pitch scale reading is 1 mm and the circular scale reading is 51, then the correct thickness is। और आपको देखो लीस्ट काउंट गिवन है, तो जल्दी से मैं आपको स्क्रू गेज पूरा रिवाइज करा देते हैं। फटाफट से सर स्क्रू गेज रिवाइज करा दो। देखो बेटा, फाइनल आंसर जो आप कहते हो ना, वो आप ये कहते हो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ये आप फाइनल आंसर कहते हो। मेन स्केल की रीडिंग लिखते हो, सर्कुलर स्केल के डिवीजन देखते हो, इनटू लीस्ट काउंट करते हो, ये आपकी रीडिंग होती है। अगर ज़ीरो एरर आता है तो ज़ीरो एरर हमेशा माइनस होगा, माइनस ज़ीरो एरर। ठीक है बेटा, ये फाइनल आप रीडिंग रिपोर्ट करते हो, ये आपको आंसर बताना होता है। अब ज़ीरो एरर भी दो प्रकार के होते हैं। ज़ीरो एरर पॉजिटिव में भी होता है, ज़ीरो एरर नेगेटिव में भी होता है। अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो प्लस के साथ रखना, ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो माइनस के साथ रखना, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो एरर आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे रखना होता है। आइए अब दोनों ज़ीरो एरर मैं आपको बता देता हूँ अंतर क्या होता है। देखिए, आपकी मेन रेफरेंस लाइन ये वाली है, ये मेन स्केल का ज़ीरो है। जब आप सर्कुलर स्केल को देखते हैं और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो भी रेफरेंस लाइन पे ही रहे, तो यहाँ पे आप बोलते हो ये आइडियल सिचुएशन है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में पहले से कोई एरर नहीं है, मस्त इंस्ट्रूमेंट है, नया नया है, इसको यूज़ ही नहीं किया है तो इसमें कोई एरर ही नहीं। अब एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्कूल की लैब में सालों साल से चला आ रहा है, तो उसमें ना थोड़ा सा एरर क्रिएट हो गया। कैसे, देखो, तो आपका जो सर्कुलर स्केल है वो थोड़ी सी आगे चली गई, थोड़ी सी आगे चली गई। तो जब सर्कुलर स्केल थोड़ी सी आगे चली जाएगी तो इसे आप कहोगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर, इसे आप कहोगे बेटा पॉजिटिव ज़ीरो एरर। और यहाँ पे ज़ीरो एरर की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो एरर की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, या सर्कुलर स्केल का डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये वाला जो भी डिवीजन की रीडिंग आएगी वो इनटू लीस्ट काउंट, ये होगा। अब देखो यहाँ पे मेन स्केल का ज़ीरो ये रहा, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो किधर जाता है, तो देखो यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज़ करना, ये आपका राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल हम यूज़ करेंगे। तो आपका सर्कुलर स्केल बाहर लेके जाना है, तो सर्कुलर स्केल देखो बाहर लेके जाने के लिए अंगूठा बाहर ऐसे ऐसे घुमाओगे, तो जो आपका स्क्रू है वो उसको ऐसे ऐसे इस तरफ घुमाएंगे, तब जाके वो बाहर जाएगा। तो अब जब आप ऐसे घुमाओगे, आप ऐसे घुमाया, यस, तो आपका जो सर्कल का ज़ीरो है वो नीचे आ गया। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में हम कहेंगे सर्कुलर स्केल का ज़ीरो मेन लाइन से नीचे की तरफ होता है। समझ गए? अब आप नेगेटिव ज़ीरो एरर समझिए। नेगेटिव ज़ीरो एरर में आपकी जो सर्कुलर स्केल है वो पहले से ही स्टार्टिंग से ही थोड़ी और अंदर की तरफ डिस्प्लेस्ड है, थोड़ा सा अंदर की तरफ डिस्प्लेस्ड है। अब देखिए, ये आपके आइडियल सिचुएशन थी, इससे और अंदर जाना है तो आपको ऐसे राइट हैंड रूल घुमाना पड़ेगा, यानी इधर ऊपर। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब आप डिवीज़न गिनोगे, 1 2 3 4 ऐसे कितने डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नेगेटिव ज़ीरो एरर मिलेगा। नेगेटिव ज़ीरो एरर आपको कैसे मिलेगा, ये डिवीज़न काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 4 डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट करके आपको नेगेटिव ज़ीरो एरर मिलेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन अबव
तो सर्कुलर स्केल का डिवीजन ऊपर है तो -0 एरर है। आइए बना देते एक बार फिर से, ये रहा 3 डिवीजन अबाव, तो 0 एरर कितना हो गया, 0 एरर हो गया सर्कुलर डिविजन्स 3 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 और नेगेटिव है इसलिए माइनस, तो ये हो गया -0.03 mm। गॉट इट बच्चों, शाबाश। अब आगे चलते हैं, फाइनल रीडिंग आप कैसे बताएंगे, फाइनल रीडिंग आप देखिए कैसे बताएंगे। मेन स्केल पे कितनी वैल्यू आ रही है, तो वो आपने दिया है कि जब आपने इस शीट को लगाया तो पिच स्केल रीडिंग इज 1 mm, तो मेन स्केल रीडिंग आपको दी है 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल के 51 डिवीजन से, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गई 51 इंटू लीस्ट काउंट। यहाँ तक आपको मिल गया। कौन सा फॉर्मूला लगाया सर ने ये फॉर्मूला लगाया MSR प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट। अब 0 एरर का भी यहाँ कंसेप्ट है, तो माइनस ऑफ दिस -0.03, ऐसे ये सवाल को करना था। देखिए क्या बन रहा है, 1 प्लस 0.51 प्लस 0.03, ये हो गया 1.54। गॉट इट बच्चों, कैसे करेंगे आया समझ में। तो ये सर्कुलर स्केल 3 डिवीजन ऊपर होगा तो आप कहोगे -0 एरर, और फिर उसको ऐसे हैंडल करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 3 से मैच होता हुआ। आइए अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट से। ये रहा अगला सवाल। 4 बच्चे हैं, चारों ने लेंथ नापी और ये चारों की रीडिंग रही। एक्सपेरिमेंट करवा रहा है प्रॉपर, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हो एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार एक्सपेरिमेंटल फाइल बनाते हो, वैसा ये सवाल है। तो ये 4 आपकी रीडिंग है, तो इसको रिपोर्ट कैसे करते हैं, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ये आप रिपोर्ट करते हो, है ना। आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इन सब का एवरेज आप लोगे, फिर उस एवरेज से देखोगे कि हर एक में एरर कितना है, फिर वो सारे एरर्स का मीन लोगे, तो इस तरीके से आप फाइनल चीज़ रिपोर्ट करोगे। आपसे क्या पूछा है, रिलेटिव एरर, तो आंसर क्या देना है आपको, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए बाय ए, ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। परसेंटेज एरर पूछता तो इंटू 100 कर देते। तो आइए बारी बारी से करते हैं बेटा। सबसे पहले रीडिंग लिख लेते हैं, हमारी रीडिंग क्या क्या है, 20.00, 19 कितनी है 75, फिर 17.01 है ना, और आखिरी रीडिंग क्या है 18.25। तो सबसे पहले इनकी एवरेज ले लीजिए बेटा, इनका एवरेज ले लीजिए, ये A1, A2, A3, A4। तो आपको बेसिकली A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाय 4 करना है। फटाफट से जोड़िए, 5 और 5 10 और 1 11, 7 और 2 9 और 1 10, 10 17 8 25, 2 2 4 5 6 7, 75.01 डिवाइड बाय 4, 75.01 डिवाइड बाय 4, ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगी आपको मीन वैल्यू। फटाफट से आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए सारे डिवीजन आपके सामने कर रहे हैं ताकि आप देखो कैसे आप कर सकते थे, फटाफट आप देखो, ठीक है, आपको मदद करी जा रही है। 4 जा 35, फिर 8 जा 32, फिर 37 जा, फिर 215। तो ये इफेक्टिवली देखिए क्या किया, 2 डिजिट के बाद 0 था, यानी 18.75 तक आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पे देखिए और भी आगे जा सकते थे आप, है ना, और जैसे एक और डिजिट आगे जाके बता दो, तो ये 5 जा हो गया 20, फिर 1 बचा, तो पॉइंट आपका 025 ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, रीडिंग आपकी डेसिमल के 2 डिजिट तक ही थी बस, तो इसलिए फाइनल आंसर में भी डेसिमल के दूसरे डिजिट तक ही आपको जवाब देना है, इससे ज़्यादा हम जवाब नहीं देंगे। ये हमारी मीन वैल्यू आ गई, ये जो मीन वैल्यू थी ये हम कैलकुलेट कर चुके। अब बारी है एरर की, तो हर एक रीडिंग में एरर बताइए।
माइनस करिए बेटा, फटाफट से माइनस करिए, है ना। इस टर्म और इस टर्म को माइनस करिए। जैसे 20 में से 18 माइनस करिए 18.75, ये बन जाएगा 1.25। 19.75 1.00, 17.01 और इसका डिफरेंस 1.74 और इसका डिफरेंस 0.50। अब सर यहाँ पे एरर पॉजिटिव की लूँ कि नेगेटिव, तो फिर से वही बात, एरर शब्द बोल दिया। एरर में हमेशा जोड़ेंगे, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, मॉड लगाइए सब में और जोड़ते जाइए। एरर इज ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है और वो जो डिफरेंस है उनको ऐड करना है, ठीक है। प्लस माइनस मत लगाइएगा। आइए, तो ये 5 और 4 9, 2 और 7 9, 9 और 5 यह गया 4.49। ये आपका एरर का सम है, इसका मीन लेना है आपको। तो मीन लेने के लिए आप इसको सबको जोड़ के डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो आ जाओ फटाफट से, देखो क्या हो गया। ये 4 4 जा 1.1, फिर ये 2 जा 8, फिर 1 बचेगा, फिर 25 आ जाएगा। ये रहा। अब यहाँ पे फिर से एक ही बात है, आप डेसिमल के दूसरे डिजिट तक ही जवाब दे सकते हैं, तो आप यहीं तक जवाब देंगे, तो यानी 1.12 ही जवाब देंगे। तो आपका ये मिल गया प्लस माइनस 1.12, और वो कितना था आपका, कहाँ गया हमारी ट्रू वैल्यू, 18.75 आई थिंक, यस। तो ये वाली टर्म हो गई 18.75, ठीक है। चले अब देखो, यहाँ से रिलेटिव एरर पूछा था, तो 1.12 अपॉन 18.75, ये आपको जवाब देना है दोस्तों। फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए, क्या आ रहा है, कम ऑन, है ना। पॉइंट पॉइंट हटा दीजिए, ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड कर दें इसको, 5 से डिवाइड कर दें, 3 जा 15, 3 उधर गया, 7 जा 2 उधर गया, 5, 375। इसको 5 से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो 5 2 जा, यस, और फिर इसके बाद फिर से 2, फिर 4, 2.4, और ये आगे चलता जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ये वैल्यू 1 से छोटी आने वाली है ना, सभी देखो 1 से छोटे और देखो, तो मैं एक काम करूँ, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अभी ना मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो अप्रॉक्सीमेटली देखिए मेरे को क्या आ रहा है, 2240 डिवाइड बाय 375 अपॉन में 100 आपका है ही। अब देखिए 375 इंटू 10 करेंगे तो 3750 आपको मिलेगा, 3750। अगर इंटू 5 करते हैं, इंटू 5, तो 3750 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो वो आपका कितना आ जाएगा बेटा, हाँ देखो इससे छोटी टर्म बनेगी, यानी ये जो टर्म है ये इसके 5 से ज़्यादा होगी। तो 6 से मल्टीप्लाई करके एक बार देखते हैं, तो 375 इंटू 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, 6 5 जा 6 7 जा और 3, 6 3 जा 18, और ये देखिए कितना करीब आप पहुंच चुके हैं। यानी इफ़ेक्टिवली ये वैल्यू 6/100 यानी 0.06 तक मैच हो रही थी। तो ये आपका आंसर आ गया, देखिए 0.06। तो इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन ज़रूर था, लेकिन इजी कैलकुलेशन है, हम आराम से कर सकते हैं और अपने नंबर यहाँ से कमा सकते थे। अगला सवाल, वर्नियर कैलिपर का सवाल। वर्नियर कैलिपर में 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 48 मेन स्केल डिवीजन के बराबर दिए। इफ 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.05 mm, तो लीस्ट काउंट बताइए। बच्चों जल्दी से लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बता दूं वर्नियर कैलिपर में, वो होता है बेटा 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, कितना मेन स्केल नापता है वो यहाँ रखिए, फिर 1 वर्नियर स्केल कितना नापता है वो यहाँ रखिए, और माइनस करके लीस्ट काउंट बताइए। तो आइए एकदम स्टैंडर्ड सवाल है,
हर बार आपने पढ़ा होगा तो सबसे पहले इसी टाइप का सवाल किया होगा वर्नियर कैलिपर में। यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन हो गया, 48/50 मेन स्केल डिवीजन, और आपका लीस्ट काउंट बेटा क्या आ गया, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। देखिए वर्नियर स्केल के डिवीजन ये टर्म्स में रख दीजिए, तो ये क्या बन गया, देखिए ये हो गया 2/50 मेन स्केल डिवीजन आ गया, 2/50 इंटू मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन भी रख लीजिए, तो 2/50 इंटू मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.05, ये फाइनल आंसर है। देखिए किससे मैच कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, अपॉन में 100, ये 1 जा 10 जा, तो हो गया 2/1000 यानी 0.002 mm में 0.002, ऑप्शन नंबर 3 से मिलता हुआ। आइए देखिए, लीस्ट काउंट का बहुत ही आसान सवाल था, तो वर्नियर कैलिपर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इजी प्रॉब्लम था। ये देखिए फिर से वर्नियर कैलिपर का सवाल 28 जनवरी को आया था। व्हेन बोथ द जॉस आर टच ईच अदर, 0 मार्क इज राइट टू द 0 ऑफ मेन स्केल। फिर से 0 एरर का सवाल है, तो आइए 0 एरर वर्नियर में बात करें। ये आपकी मेन स्केल है और ये आपकी रेफरेंस लाइन है। वर्नियर का कलर में शिफ्ट कर देता हूँ, वर्नियर स्केल का 0 जो येलो कलर से बना है, और मेन स्केल का 0 जो वाइट कलर से बना है, ये दोनों कोइंसाइड अगर कर रहे हैं तो कोई भी 0 एरर नहीं है। मस्त आपका इंस्ट्रूमेंट है, नया नया मंगाया है, बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, और खर्चा कर रहा है स्कूल आपका, रोज़ हर साल नए इंस्ट्रूमेंट मंगा रहा है, तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे लैब में। अब अगर आपने देखा कि कई सालों पुराना आप देखोगे वर्नियर कैलिपर, तो उसमें ना 0 एरर आ जाएगा, यानी वर्नियर स्केल और मेन स्केल सेम नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेन स्केल और ये वर्नियर की जो खिड़की है वो थोड़ी सी आगे होगी, अगर वर्नियर की खिड़की थोड़ी सी आगे होगी अगर, यानी वर्नियर का 0 थोड़ा सा आगे होगा। येलो कलर वर्नियर स्केल है जो खिड़की आगे बनी रहती, इसे आप कहोगे पॉजिटिव 0 एरर। और अगर वर्नियर की खिड़की थोड़ा सा अंदर की तरफ होती तो, ओहो वाइट कलर दो, पहले मेन स्केल बनाओ, ये ओहो देख रहे हो आप। अभी हमने वाइट सिलेक्ट किया, वाइट आना चाहिए, हाँ वाइट आ गया, ठीक है ठीक है। अब येलो सिलेक्ट किया, येलो आना चाहिए, ओहो ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए, ठीक है, समझ गए बेटा। तो आपका अगर वर्नियर स्केल अंदर की तरफ है, यानी मेन स्केल से और अंदर जा चुकी है, तो आप कहोगे नेगेटिव 0 एरर। ठीक है बच्चे, इसके लिख देता हूँ, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है। तो अब वैल्यू कितनी होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, तो वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ये आपके 0 एरर की वैल्यू होगी कि यहाँ पे कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। यही वाला केस हमें क्वेश्चन में दिया था, तो बस ये सिंपल लेना था। देखिए व्हेन बोथ द जॉस आर टच ईच अदर, 0 इज राइट to the 0 arc and 4th division, 4th mark on वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन आपको 4 दिया था, तो जब कुछ भी नहीं आपने मेजर करने के लिए लगाया तो भी 4 डिवीजन का गैप है, यानी 0 एरर है। और कितना आ गया 0 एरर, 4 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट देखो दिया है 0.1, तो आ गया 0.4, ये आपका 0 एरर। अब सोचो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो देखिए 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज राइट, 0 ऑफ वर्नियर स्केल राइट है, तो ये पॉजिटिव 0 एरर होगा। अब आगे पढ़ते हैं, व्हेन मेजरिंग द लेंथ ऑफ सिलेंडर, अब आपने सिलेंडर लगा दिया, ऑब्जर्व्स द रीडिंग 15 ऑन मेन स्केल, 5th डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो रीडिंग आप कैसे रिपोर्ट करते हो, जैसे हमने स्क्रू गेज का फॉर्मूला बताया था सेम वैसा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर।
ठीक है, बस स्क्रू एज में यहाँ पे सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ जाती थी। तो मेन स्केल रीडिंग देखो कितनी थी 15 प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग 5, लीस्ट काउंट दिया है माइनस 0 एरर। तो जल्दी से करो सर, ये 15 प्लस 0.5 माइनस 0.4 15.01, सॉरी 15.1, ये आंसर है। किस में मैच हो रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 में मैच हो रहा है। तो वर्नियर कैलिपर का सवाल विथ ज़ीरो एरर का कंसेप्ट। यस बेटा, ये पढ़ के जाना अच्छे से नेक्स्ट अटेम्प्ट के पहले। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको फॉर्मूला दिया है, तो हमें याद ही है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। मास का एरर दिया है आपको, देखिए मास को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, 10 ग्राम प्लस माइनस, एक्यूरेसी इतनी है मतलब एरर इतना है, 10 मिली यानी अपॉन 1000 ग्राम, ये मास है। तो मास में एरर निकालेंगे अभी। फिर टाइम पीरियड देखो दिया है 50 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। कितना आया टाइम पीरियड? 60 सेकेंड्स प्लस माइनस। वॉच लिए 2 सेकेंड रिजोल्यूशन की, मतलब जो मिनिमम वैल्यू वॉच नाप सकती है वो है 2 सेकेंड, यानी लीस्ट काउंट जो नाप सकती है वो है 2 सेकेंड, यानी जो एरर की संभावना लेते हो आप वो लीस्ट काउंट के ही बराबर लेते हो, वो 2 सेकेंड। तो 50 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आपने ये नापा, ठीक है, मास आपने ये नापा। तो पहले मास का एरर निकाल लेते हैं, परसेंटेज एरर इन मास, एरर अपॉन मास इंटू 100, तो 10/1000 अपॉन 10 इंटू 100। देखिए 10 कट जाएगा, 100/1000 0.1%, ये मास में एरर आ गया। टाइम पीरियड में एरर देखिए, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, ये देखिए 1 0 कट गया, 20/6 10/3%, ये टाइम का परसेंटेज एरर आ गया। अब देखो 50 ऑसिलेशन का जो परसेंटेज एरर होगा वही एक ऑसिलेशन के टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर होगा। तो परसेंटेज एरर देखो एक ऑसिलेशन के लिए क्यों नहीं करते, क्योंकि डिवाइड बाय 50 करो, एक ऑसिलेशन का टाइम कितना जाता, 1.2, 1.2 तो आपकी घड़ी नाप ही नहीं सकती थी, इसलिए 50 ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड नापते हो तो आपकी काउंटिंग आसान हो जाती है, घड़ी पे टाइम आराम से देख पाते हो, स्टॉप वॉच पे टाइम अच्छे से देख पाते हो। तो सिंपल रखना है, जो परसेंटेज एरर जो रीडिंग दी है उसमें है टाइम में, वही परसेंटेज एरर एक ऑसिलेशन के लिए होगा। तो बस अब क्या पूछा है, परसेंटेज एरर इन के बताइए। तो के में पूछा है परसेंटेज एरर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√k/m। अरे भैया के का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, क्योंकि के में पूछा है परसेंटेज एरर, स्क्वायर कर दो ऐसा मिल जाएगा। तो के का फॉर्मूला क्या बना है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं। के का फॉर्मूला क्या बना, mt²/4π²। अब देखिए परसेंटेज एरर इन के क्या आ जाएगा, मास का परसेंटेज एरर, पावर आगे आ जाएगी +2 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ टाइम, ऐसे करेंगे। 4π² तो कांस्टेंट है, उससे मतलब नहीं। मास का परसेंटेज एरर कितना था 0.1 और टाइम का 10/3। तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, ये रहा और ये अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये देखिए कैसे बन रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना सर इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा 3.33 इंटू 2 6.66, तो 6.76% यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको मिल रहा है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, कभी ये सिंपल पेंडुलम के टर्म्स में आता है, अभी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के टर्म्स में आए, ये काफ़ी बार पूछा गया है, बार बार आपको ये सवाल देखने को मिलता है। तो अच्छे से देखिएगा, सारे स्टैंडर्ड सवाल आपको देखने को मिले, सारे स्टैंडर्ड सवाल। ये देखिए यूनिट डायमेंशन का इसके बाद चालू करेंगे, ये एरर्स का आखिरी सवाल है और सिर्फ देख के ये सवाल हो जाए। In an experiment, set of readings are given. The expected least count of the instrument is. ये रीडिंग देख के बताइए कि सबसे छोटी रीडिंग आप क्या नाप सकते थे, कितना आसान है। अब देखिए हर एक में डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट तक नापा जा रहा है,
यानी आप डेसिमल के बाद दूसरी डिजिट तक नाप सकते थे, तो कम से कम वैल्यू दूसरी डिजिट तक कितनी हो सकती है? ये रही, ओहो ओहो, ये रही, देखिए लीस्ट काउंट, बस इतना ही बताना था। हाँ देखो अब यहाँ पे इवन भी नाप सकते हो, ऑड भी नाप सकते हो। अगर सारे इवन होते है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते थे कि 0.02 है कि 0.01 लीस्ट है, लेकिन यहाँ पे इवन भी दिया है, ऑड भी दिया है, यानी आप ऑड भी नाप सकते हो, 1 भी नाप सकते थे। 0.01 डेसिमल के बाद दूसरे डिजिट तक आप नाप सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ये थे एरर्स के सवाल। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डायमेंशन के सवाल। देखिए ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे बहुत बार सेम फॉर्मेट रिपीट हुआ है। क्या है ये सवाल? ये सवाल आपसे कह रहा है कि आपको ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। यस, और ए और बी का यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो कैसे दिया है, प्लस साइन। तो जहाँ भी प्लस साइन होता है उनका डायमेंशन सेम होता है। तो देखिए प्लस साइन किस किस के बीच में, एच और बी टी, तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को सेम करना है, बस खत्म। एच यहाँ पे बेटा हाइट है, डायमेंशन एल हो जाएगा, टी टाइम है, तो बी का डायमेंशन हो गया बेटा एल बाई टी, यानी एल टी माइनस 1। बिल्कुल सिंपल, आसान। आइए कहाँ पे b का एल टी माइनस 1, ये देखिए दो जगह पे। अब a का भी निकाल लेते हैं। a के लिए देखिए आप प्रेशर और a अपॉन बी टी स्क्वायर, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम करना था। देखिए प्लस साइन किसके बीच में, प्लस साइन है प्रेशर और a बाई बी टी स्क्वायर। ये जिन भी क्वांटिटी के बीच में प्लस या माइनस लिखा हो उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें सेम करना होता है। आइए कर देते हैं, इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वेट कर देते हैं। बच्चों प्रेशर का याद है कि नहीं डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया याद होना चाहिए बेटा। जल्दी से मैं लिख देता हूँ, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस 2, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये बेटा याद होना चाहिए है ना, फोर्स अपॉन एरिया रख दिया सर ने यहाँ पे एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बी का जो आया था ना उसको यहाँ पे रख दिया, तो ये देखिए ये बन गया। अब क्या हो रहा है ये देखिए, एल कट जाएगा है ना, एल माइनस 1 इंटू एल कट जाएगा, फिर t माइनस 2 इंटू टी प्लस 2 कट जाएगा, t माइनस 1 बचेगा बस। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बेटा m इंटू टी माइनस 1। ये किससे मैच हो रहा है, m इंटू टी माइनस 1 इससे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हर शिफ्ट में ऐसे सवाल आए आ जाओ। अब देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट पे सवाल है, थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, देखो चार है ना, आप टाइम बचा सकते थे, आपको सारे निकालने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए ए के यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ए का निकाल लेते पहले, F इक्वल टू के एक्स, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला रख दिया, के का निकालना है, एक्स बेटा डिस्टेंस है, तो एल से एल कट गया, एम टी माइनस 2। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला किससे मैच हो रहा है, एम टी माइनस 2, आई थिंक ये रहा, यस 2 से। तो ए का होना चाहिए 2, यानी देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 50-50 लाइफलाइन मिल चुकी। अब देखिए अगर मैं बी निकाल लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा और मैं टिक कर लूँगा, मेरे को चारों निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बी, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बेटा पावर या फिर हीट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ हीट होता है के ए बाय एल डेल्टा टेम्परेचर। यस, बस इसमें वैल्यू डाल देनी थी। अब देखो पावर का आपको याद होना चाहिए है ना, एनर्जी का क्या होता है बेटा, एनर्जी का होता है एम एल टू टी माइनस 2, और पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसको टाइम से डिवाइड करोगे बेटा तो आपका आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 3।
ये पावर का याद होना चाहिए, है ना। आइए, या फिर फटाफट से कैलकुलेट करते आना चाहिए। mL2T-3 इक्वल टू के L2/L, और टेम्परेचर का मैं यहाँ थीटा लिख देता हूँ, या फिर केल्विन भी लिख सकते हैं। अब देखिए L² यहाँ से कट गया, तो M1L1T-3 θ-1, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। थर्मल कंडक्टिविटी हीट में, कंडक्शन में ये फार्मूला हुआ करता था। हीट का रेट ऑफ फ्लो यानी पावर फ्लो इज K/L डेल्टा टी। यस, तो आप देखिए यहाँ पे किससे मैच कर रहा है, M1L1T-3 K-1। देखिए θ-1 लिख सकते हैं या केल्विन का K-1 लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों चलेगा। ठीक है, तो केल्विन का K-1 यानी बी का हो गया। कौन सा मैच होता हुआ, फोर्थ वन किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। बाकी भी देखो निकाल सकते हैं आप, है ना, बाकी भी आप निकाल लीजिएगा। हमें क्योंकि क्वेश्चन कम समय में हल करना है, तो इसलिए हमने जो 2 से करके आंसर निकाल लिया उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ गए। ये सवाल देखिए, आपसे क्या पूछा है, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन टाइम। ये सवाल बच्चे के पास आता है तो बच्चा क्या सोचता है, मैं एप्सिलॉन का अलग से निकाल लूँगा परमिटिविटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं अलग से निकाल लूँगा, टाइम का मैं अलग से निकाल लूँगा, और फिर मैं रख के सॉल्व करूँगा। इससे बच्चा सोचता है कि मैं ऐसे अटेम्प्ट करूँगा। लेकिन इसमें ना जनरली क्या होता है, ऐसे एक्सप्रेशन तब आते हैं जब इनमें से कोई फॉर्मूला बन रहा हो। तो फॉर्मूला अगर बन रहा है, जैसे E/B होता, तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो E/B का अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं, E की B की यहाँ पे रखने की ऐसी ज़रूरत नहीं। आप फॉर्मूला इमेजिन करिए, क्या कोई फॉर्मूला है जिसमें ये टर्म आ रही है, तो अब देखते हैं, इमेजिन करते हैं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² ये होता था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी होता था। और कोई फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था KQ/R², इसको आप ऐसे लिख सकते थे 1/4πε0/R²। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से आप ये सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे आसान इससे पड़ रहा है क्योंकि एप्सिलॉन कटने वाला है। देखिए एप्सिलॉन इंटू KQ/R², एम आई राइट बच्चों, तो एप्सिलॉन इंटू E/T। देखिए E कट गया, यूनिट में 4π का तो मतलब नहीं है, तो यूनिट किससे मैच हुआ, Q/T/R²। और देखिए चार्ज अपॉन टाइम किसका यूनिट आ गया, करंट का यूनिट अपॉन R²। ये डायमेंशनल फार्मूला आपको देगा। ठीक है, तो आपने देखा डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन रख दिया। ये क्या हो गया, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, डायमेंशन लेंगे तो AL-2, बस खत्म। तो किससे मैच हो रहा है, देखिए ऑप्शन 3, एम्पियर और मीटर में यहाँ पे आपको फाइनल रिपोर्ट करना था, ये हमने रिपोर्ट कर दिया, सिंपल। आप इससे भी यूज़ कर सकते थे। देखिए एप्सिलॉन E की वैल्यू हो जाएगी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अपॉन E, और फिर E को लिख सकते थे आप फोर्स अपॉन चार्ज, उसको भी वर्किंग करते तो सेम एक्सप्रेशन आता। अब देखिए एप्सिलॉन का अलग से निकालना है ना, आप उससे भी करके देखिएगा, उससे समय बहुत लग जाएगा। यहाँ समय कितना बच गया, देखो आप समय कितना बच गया। आइए, तो कोई डायमेंशनल फार्मूला दे अननोन एक्सप्रेशन का, तो याद करना चाहिए कि क्या उससे मिलता जुलता कोई फार्मूला मैंने पहले याद किया है कि नहीं। वो अगर याद आ जाए तो ऐसे टाइप के सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आइए देखिए, अ बॉल ऑफ रेडियस आर डेंसिटी रो ड्रॉप टू विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। अच्छा, सिग्मा भी बेटा डेंसिटी है और रो भी बेटा डेंसिटी है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया है, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो गई टाइम टी पे, और टाइम टी गिवन है बेटा, है ना। ए क्या है, कांस्टेंट, तो ए का यूनिट नहीं है, तो टाइम का यूनिट किसके बराबर, देखिए रो की पावर ए, आर की पावर बी, ईटा की पावर सी, और सिग्मा की पावर डी।
क्या करना है मेरे को, इन सब के इंडिविजुअल डायमेंशन फार्मूला रखने, यहाँ पे इंडिविजुअल डायमेंशनल फार्मूला रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मास की, लेंथ की और टाइम का पावर सेम करना है। जैसे यहाँ पे मास का पावर, लेंथ का पावर और टाइम का पावर, वैसे ही अब यहाँ पे देखते हैं। आ जाओ, सबसे पहले डेंसिटी 2 बार आ रही है। डेंसिटी का क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिकली ये हो जाएगा डायमेंशन में ml-3। ये डायमेंशनल फार्मूला। आर क्या, रेडियस, इसका डायमेंशनल फार्मूला L। ईटा का कैसे निकालोगे, ईटा का बेटा फोर्स क्या होता है 6πr ईटा v, है ना। तो F का क्या था mlt-2, 6π का कुछ नहीं होगा, v और r का रख दिया, देखिए L कट गया, ml-1 t-1। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला बना। अब मैं इंडिविजुअल सबके रखना चालू करता हूँ। अगले पेज पे चलते हैं। m0 l0 t1 इक्वल टू डेंसिटी की पावर a ml-3 की पावर a। फिर आई थिंक बेटा r था, r की पावर b ईटा की पावर c, r की पावर b ईटा की पावर c। एक बार चेक करो जल्दी, ईटा का हमने सही लिखा है m-l-1 t-1, ठीक है। और फिर वापस डेंसिटी आ गई, यानी ml-3 की पावर d। अब देखना, अब ध्यान से कैसे कर रहे हैं सर। मास की पावर यहाँ क्या है 0। अब यहाँ पे इकट्ठा ले लीजिए मास की पावर। देखिए m की पावर a प्लस m की पावर c प्लस m की पावर d, है ना। पावर प्लस हो जाती है a प्लस c प्लस d। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ से बनती है। आगे बढ़ते हैं। लेंथ की पावर देखिए -3a प्लस b माइनस c और -3d, बहुत सारा आ रहा है। तो 0 इक्वल टू -3a प्लस b -3c, और ये हो गया आपका -3d। एम आई राइट बेटा, यस, ठीक है। तो a और d एक साथ ले लीजिए, इधर आ जाइए। 3a प्लस 3d आपको मिल गया b माइनस, यहाँ पे सर 3 नहीं है ना, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे गलती से सर 3 लिख दिया, यस। ये हो गया -3a प्लस b माइनस c और -3d। तो ये देखिए 3a 3d उधर चले गए, तो ये आपके पास एक सेकेंड इक्वेशन बनी। आगे बढ़ते हैं। अब टाइम की एक्सप्रेशन देखिए, इधर टाइम LHS में बने, यहाँ पे टाइम सिर्फ एक ही जगह है, तो इसकी पावर हो जाएगी देखो -c। तो इससे अपने को मिल गया c की वैल्यू है -1, ठीक है। अब देखो c को यहाँ पे रखो -1, उधर जाके हो जाएगा +1, तो a प्लस d की वैल्यू आ गई 1। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे वैल्यू रखिए। देखिए a प्लस डी कॉमन ले जाइए, है ना, 3 कॉमन ले लीजिए, a प्लस डी को 1 रखिए, हो जाएगा 3। b निकालना है और c -1 है, तो -1 +1 हो जाएगा, तो b आ गया बेटा 2, ठीक है। सब मिल गया, अब जो चाहिए था सब मिल गया। देखिए आपसे क्या पूछा है, b प्लस सी अपॉन a प्लस डी बताइए। तो b प्लस सी हो जाएगा अपॉन a प्लस डी हो जाएगा, तो 1/1 1। इसका आंसर क्या है 1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से। अगला सवाल ये रहा, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सेल्फ इंडक्टेंस, इसमें आपको बताना है। सारे निकालने की ज़रूरत नहीं, मैंने सिखाई आपको मैच द कॉलम करना है। आप वो उठाइए जिससे आप तुरंत आंसर बता पाएंगे। देखिए ए का उठा सकते हैं, बी को भी उठा सकते हैं, सी को भी उठा सकते हैं, है ना, किसी एक को उठा लेते। देखिए डी में 3 जगह एक ही है ना, तो डी को लास्ट में करेंगे। ए का पहले अगर हम करें, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सबसे अच्छा निकालने का यूनिट का तरीका ये वाला फॉर्मूला, F इक्वल टू BIL। तो फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशन mlt-2, बी का निकालना है, करंट आपका एम्पियर
और लेंथ आपकी L। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया देखिए, M L कट गया, A-1 T-2। अब ये देखिए किससे मैच हो रहा है, M A-1, L तो ही नहीं, ये रहा, तो ये 3 से, तो A का आना चाहिए 3, तो ये दो ऑप्शन हो गए, ये रिजेक्ट हो गए। अब B को देखो चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, दोनों में सेम है। C को चेक कर सकते हो या D को चेक कर सकते हो, ठीक है। D को चेक करना बड़ा आसान है, सेल्फ इंडक्टेंस। कैसे सर, हाफ Li² का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का, बस खत्म। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2, हाफ का कुछ लेना नहीं, L का हमें निकालना है, ये हो गया एम्फियर², नीचे आके एम्फियर-2 हो जाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का देखिए कितना आसानी से आ गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस से, mL2T-2 A-2, एम आई राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, यानी कौन सा मैच हुआ, D का 2। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 गलत हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके जब आपको पता पड़ जाए कि ये सही जवाब है तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। एग्जाम में आप बाकी ना निकालिएगा, हम यहाँ पे अलग से निकाल सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का और फ्लक्स का मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, है ना, वो आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। फ्लक्स था बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड का जो आया वो एज इट इज़ देखिए यहाँ से उठाइए और पीछे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा M, एरिया का L2 A-1 T-2, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया का आ गया। इस पे एरिया मल्टीप्लाई हो गया तो एज इट इज़ L² आ गया। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का आपने निकाल दिया। परमिएबिलिटी के लिए B = μ0I/2R, देखिए μ0 के लिए निकालना है करंट का एम्फियर, R का लेंथ, और B का क्या है, अभी हमने देखा था M, L नहीं था उसमें, A-1 T-2। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ML A-2 T-2, ये आपका μ0 का आ जाएगा। देखिए है ये ऑप्शन में, कहीं है ऑप्शन में ML T-2 A-2, ML T-2 A-2, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपका C का 1 आना चाहिए, देखिए C का 1 है ना बेटा। तो ऐसे आप निकाल सकते थे, बट आपको है ना फटाफट से करना है, चारों निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्विकली आंसर निकालना है। यहाँ पे भी देखिए आप, ठीक है, आगे चलते तो A में सॉल्व कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो अभी हमने किया था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखो अभी हमने किया था, R 6 पाई का कुछ नहीं, R का L, ईटा निकालना बच्चे, LT-1, तो L से L कट गया, MT-2 अपॉन LT-1, ये हो गया ML-1 T-1, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो ये किससे मिलता हुआ, ML-1 T-1 फोर्थ से। तो A का चाहिए बेटा हमें फोर्थ, किस किस में आ रहा है, 2 और 4 में, तो 1 और 3 गलत हो गए। अब बेटा आपको इनमें से चेक करना है, B C D तीनों का ही अलग है, देखो दोनों ऑप्शन, किसी भी एक का निकाल लो बाकी आ जाएगा। देखो ये एनर्जी याद ही होता है बच्चों को, ML2 T-2 सेकेंड, तो D का सेकेंड किस में, ये रहा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, है ना। सरफेस टेंशन होता है बेटा फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स को लेंथ से डिवाइड करो, लेंथ हट जाएगा, MT-2 बचेगा बस, तो MT-2 ये रहा, तो ये हो गया थर्ड, तो B का आना चाहिए थर्ड, और इसी हिसाब से क्या बचा, 4 हो गया, थर्ड हो गया, 2 हो गया, C का आ जाएगा 1, जो ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। अब बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये थे यूनिट डायमेंशन के सवाल, अब हम पढ़ेंगे एरर्स के सवाल।